हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा टॉपिक डिमोनेटाइजेशन एनालिसिस। तो मैं इस वीडियो से यहाँ पे कुछ थोड़ी सी केस स्टडीज के बारे में बात करूंगा और आने वाले समय में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी केस स्टडीज के रिगार्डिंग, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया या इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, अब या फिर इकोनॉमी के लेवल से या सोशल इश्यूज के लेवल से या इंटरनेशनल इश्यूज के लेवल से। तो मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड आपको आने वाले समय में वीडियोस मिलती रहेंगी केस स्टडीज में। ये केस स्टडीज कहीं ना कहीं आपके जीएस पेपर जो होता है इकोनॉमी वाला, उसमें ये एक बहुत हेल्पफुल होता है आपकी आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग में आपको एनालिसिस, जैसे मैं डिमोनेटाइजेशन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका डिमोनेटाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, एनालिसिस ऑफ डिमोनेटाइजेशन के उसके क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं पूरा आपको एक ब्रीफ, एक अच्छे से डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि जो डिमोनेटाइजेशन आया था वो किस तरीके से आया था। दरअसल ये डिमोनेटाइजेशन 2016 की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि डिमोनेटाइजेशन अभी जो 2023 वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नोटबंदी। ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ जो 8 नवंबर को आया था। तो क्या हुआ था, किस तरीके से प्लानिंग थी, कैसे कैसे चीजें बदली गई थी, क्या आरबीआई के रूल थे, क्या प्रधानमंत्री जी ने क्या इसमें स्टेप्स लिए थे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन आया था तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था। किस तरीके से लोगों ने एकदम मतलब नोट बदलने के लिए फिर बैंकों में जितनी लंबी लाइनें लगी, उसके बाद कितनी चीज़ों में बदलाव आया, लोगों ने हवाला करना शुरू करा, नोटों की तस्करी करनी शुरू करी। बहुत सारे स्टेप्स इसमें देखने को मिले, कई लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें हुई, र्यूमर्स फैले, लोगों ने फिर बताया कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए सरकार के खिलाफ। अब सरकार ने ये स्टेप लिया क्यों था, वो तो मकसद साफ दिख रहा था कि काले धन को लाने के लिए और टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये एक स्टेप उठाया गया था। बेसिकली काला धन जो था, जो ब्लैक मनी होती है हमारी, तो वो जो ब्लैक मनी थी उस ब्लैक मनी को वापस लाना, किस तरीके से इंडिया का ये पूरा का पूरा प्लान था बीजेपी सरकार का। अब मुद्दा ये था कि ये पूरा का पूरा स्टेप क्या एक रात में लिया गया था। 8 बजे जो मोदी जी ने मन की बात कही थी तो लोग एकदम हड़कंप में आ गए थे कि रात को 12 बजे के बाद जो है नोट हैं लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये जो डिसीजन था, क्या एक रात में लिया हुआ डिसीजन था या फिर इसकी प्लानिंग काफी समय से चलती आ रही थी? काफी सारे सवाल है। लोगों ने, अपोजिशन पार्टीज हो गई या जो कुछ लोग थे, उन लोगों के ये मिथ्स थे, उन लोगों ने ये क्लेम किया था कि सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया था, इसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। और सरकार का और लोगों का ये भी कहना था कि सरकार ने इससे पहले कोई इंटीमेशन नहीं दिया था, अचानक से इस तरीके की डिमोनेटाइजेशन को डिक्लेयर कर दिया एक रात में। तो क्या थी सारी बातें, उन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे शुरुआत हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को, जो मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो डिक्लेयर किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता था। लीगल टेंडर होता था कि मतलब उसके बाद से वो अमान्य हो गए, मतलब वो कागज बेकार हो गया, वो लीगल ही नहीं माना जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले करेंसी के बारे में एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज करेंसी। तो देखिए, हमारे देश में या किसी भी देश में रुपीज हुआ, डॉलर हुआ, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब ये एक ऐसा हमारा एक ऐसी चीज है जिसको हम कहीं भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, दे के उससे उस चीज की कीमत ला सकते हैं। पैसा क्यों होता है बेसिकली, अगर हम बात करें करेंसी की, करेंसी का एक्चुअल रोल क्या होता है, ये चीजों की वैल्यू को डिफाइन करता है। अब जैसे पहले जमाने में क्या हुआ था कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम क्या होता था कि इंसान 1 किलो चावल के बदले 1 किलो दाल ले लेता था, या 1 किलो चावल के बदले 1 किलो लोहा ले लिया करता था। तो इस तरीके की चीजों को हम बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो इन चीजों में होता क्या था अब जैसे बात करूं मैं चीनी की और एक तरफ बात करूं लोहे की, तो आज की डेट में लोहे का दाम जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर अभी करंट की मैं बात करूं तो लोहे का दाम 80 रुपए किलो के हिसाब से होगा और चीनी का दाम है करीब 50 रुपए किलो। तो 1 किलो चीनी के बदले 1 किलो लोहे को एक्सचेंज करना वर्थ इट नहीं होगा, इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज रुपीज को लाया गया था। अब मैं बात करूं रुपीज की, तो रुपीज में हम लोग ये कागज के नोट या सिक्कों को ही क्यों कंसीडर किया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कुछ और चीज भी ले सकते हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ हमने इन्हीं चीजों को क्यों रखा। रखने को बहुत सारी चीजें, जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि गोल्ड को भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में रखा जाता था पैसे की जगह। फिर गोल्ड को इसलिए हटाया गया क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ही कम अवेलेबल था, क्योंकि गोल्ड जो है एक बहुत प्रीशियस चीज है जो बहुत ही मार्केट में कम अवेलेबल था।
तो इसलिए गोल्ड की अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो इसलिए हमेशा से क्या हुआ है कि पैसा एक कागज का नोट है जिसपे साइन होते हैं, सरकार उसको डिक्लेयर करती है, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसको रखा गया है। अब हुआ क्या था कि 8 नवंबर 2016 को इसको 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया। 500 और 1000 के नोटों को जब बंद किया तो उससे क्या होता है कि फिर वो नोट अब आपके आगे के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो और जिन नोटों को मतलब कैंसिल कर दिया गया, 500 और 1000 के नोटों को, उन नोटों को वापस बैंक में सबमिट करने के लिए कहा गया। मतलब आपके पास अगर कैश में मान लीजिए 500 और 1000 के नोटों को मिला के करीब 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसको बैंक में जमा करिए, तो आपके 1 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए। ऐसा नहीं था कि अगर वो नोट आपके पास कैश में है तो इसका मतलब वो आपकी पैसा खराब हो गया है, वो पैसा बैंक में जमा कर सकते थे और उसमें आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये था कि जिन लोगों के पास करोड़ों में, अरबों में रुपया था इसका, उनके लिए बहुत ही चिंता की, बहुत ही बड़ी टेंशन की, एक चिंता का विषय बन गया था। क्योंकि जो अकाउंट लिमिट थी वो कहा गया था कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। एक अकाउंट होल्डर 2.5 लाख रुपए सबमिट कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू था। अब जिसके पास करोड़ों रुपया कैश रखा हुआ था उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन की, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा था। ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है, मेरे सामने ऐसे कई एग्जांपल्स मैंने देखे थे अपनी फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इतना कैश था और वो किस तरीके से बौखलाए हुए घूम रहे थे। तो ये जो सारी प्लानिंग थी, जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो इसकी प्लानिंग पहले से थी या नहीं थी, तो चलिए उसी के बारे में मैं थोड़ा यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी प्लानिंग के बारे में ना, दिस इज एक्शन वॉज नॉट टेक इमीडिएट, यानी कि ये कोई अचानक से और इमीडिएट लिया हुआ एक्शन नहीं था। इसकी जो प्लानिंग थी वो चल रही थी जनवरी 2016 से, यानी कि नवंबर 2016 में जब ये डिमोनेटाइजेशन आया था उसके करीब ऑलमोस्ट 10-11 महीने पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी। और इसकी प्लानिंग के बारे में बताऊं, इमीडिएटली इसके वजह से जब फरवरी में हमारा बजट आता है तो बजट में भी ये बात रखी गई थी कि जो हमारा ब्लैक मनी है उस ब्लैक मनी को किसी तरीके से इंडिया में वापस लाया जाए। तो बजट में इस बात पे, ब्लैक मनी पे बहुत ज्यादा जोर डाला गया था। अब अगर मैं बात करूं इसकी प्लानिंग की, तो अगर मान लीजिए प्लानिंग चल रही थी तो काफी लोगों को इसकी भनक होगी। तो मैं बता दूं कि इसकी प्लानिंग तो श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने की थी, उनके साथ पूरी की पूरी टीम थी उनकी। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें काफी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें मिनिस्टर्स का तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसमें सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, इन 2 लोगों की मिलकर प्लानिंग हुई थी। उसके बाद कुछ और भी लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो अगर मैं बताऊं आपको कि देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नितिन मिश्रा, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रशांत कुमार, फाइनेंस सेक्रेटरी थे अशोक लवासा, इकोनॉमिकल एनालिस्ट थे शशिकांत दास, फाइनेंस डिपार्टमेंट सौरभ गर्ग और डिप्टी गवर्नर आर गांधी। तो ये एक पूरी की पूरी टीम थी जिनकी प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जनवरी फरवरी से प्लानिंग चलती चली आ रही थी। फरवरी में बजट भी डाला गया था कि इसमें आने वाले समय में किस तरीके से हम लोग इस डिमोनेटाइजेशन के लिए, मतलब डिमोनेटाइजेशन की बात तो नहीं कही गई थी, उसमें सिर्फ जो ब्लैक मनी था उसको ज्यादा जोर दिया गया था। यानी कि 2016 का जो बजट था उसमें कहीं ना कहीं ब्लैक मनी पे एक मेन उनका टारगेट था कि आने वाले समय में किस तरीके से इंडिया में ब्लैक मनी लाई जाए। अगर मैं ब्लैक मनी की यहाँ पे बात करूँ तो दरअसल होता क्या है, देखिए, ब्लैक मनी का मतलब होता है कि अगर इंसान कोई पैसा कमा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एक इंसान महीने का 1 लाख रुपया कमाता है और वो 1 लाख रुपया वो कैश में आ रहा है, अगर वो बैंक में आ रहा है तो सरकार की नजर में रहता है। इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा महीने का, तो इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है तो सरकार की नजर में रहता है पैसा। दूसरा ये होता है इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है, जो हम कहते हैं ना डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया होने से, तो वो हम आगे बात करेंगे कि ये डिजिटल इंडिया क्या होता है, कैसे लॉन्च हुआ, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी आगे। तो डिजिटल इंडिया तो बेसिकली क्या है कि ट्रांजेक्शन्स जो बैंक टू बैंक होती है, जैसे एक सैलरीड पर्सन होता है, एक सरकारी नौकरी वाला इंसान होता है, उसकी सैलरी हमेशा अकाउंट में ही आती है। तो आपने नोटिस करा होगा जो सैलरीड लोग होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी में, उन्हीं लोगों का ज्यादातर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वही लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी अकाउंट में सारी सैलरी आती है। अगर इंसान अपनी कमाई, अपनी सैलरी, अपनी इनकम को कैश में लेता है और कैश के बाद उसको सरकार को क्लेम नहीं करता है कि इसकी इनकम कितनी है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी, जैसे कोई इंसान है, कोई बिजनेसमैन है,
1 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए वो कैश में लेता है किसी से कमा के। जैसे एक दुकानदार की बात कर लीजिए, वो 1 लाख रुपए कमाता है, वो सरकार तक 1 लाख इनकम शो नहीं करेगा, वो इनकम शो करेगा 20,000 रुपये, और 20,000 से या 30,000 या 40,000 रुपये शो करेगा, वो टैक्स भर लेगा। बाकी पैसा क्या होगा, उसकी ब्लैक मनी में जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस क्लास की बात करूं, फिर या फिर यहाँ पे करप्शन की बात करूं, अब करप्शन में भी लोग आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर टेररिज्म में बहुत पैसा था, लोग लूट लूट के टेररिज्म, नक्सलाइट, इनको भी बढ़ावा मिला हुआ था। तो ये सारी सिचुएशन के चलते हुए, इस ब्लैक मनी के होते हुए ये सारी चीजें भी पनप रही थी। क्योंकि ब्लैक मनी क्या होता है कि इंसान के पास कैश होता है तो गलत चीजों में फिर वो इस्तेमाल होने लगता है, टेररिज्म है, इनकी चीजों में प्रमोट होने लगता है। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए एक डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया था। अब ये तो ठीक है कि चलो प्लानिंग चल रही थी सरकार की और डिमोनेटाइजेशन लाया जा रहा था, लेकिन क्या इसकी भनक लोगों को थी, या लोगों को इस तरीके का कोई इंटीमेशन दिया गया था? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एटलीस्ट हमें कुछ टाइम पहले से इसके बारे में बताया जाया था। अब देखिए, सरकार डिमोनेटाइजेशन लेके आ रही है, अगर मान लीजिए सरकार पहले से ही चीजों को डिक्लेयर कर देगी तो क्या ये डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल होगा? क्योंकि अगर पहले से ही बता दिया जाएगा कि 500 और 1,000 के नोट जो है मान्य नहीं है, तो क्या होगा, लोग अपना इंतजाम कर लेंगे, उन चीजों को, करेंसी को कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसीलिए ये बताया भी नहीं जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने इसके बारे में इतला नहीं दी थी, ऐसा पूरी तरीके से कह देना ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं बताना चाहूंगा बेसिकली हुआ क्या था कि बजट में, और जैसे कि आपको बताया कि प्लानिंग तो स्टार्ट हो गई थी इसकी 2016 में, और बजट में इस चीज को काफी ज्यादा मेंशन किया गया था। बट इवन गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू सिग्नल टू द पीपल, मतलब लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कई बार सरकार ने भी और बैंकों ने भी इसके लिए इंटीमेशन दिया था। तो वो क्या हुआ था, मैं उसके थोड़े एक्ट्स और मतलब थोड़े एविडेंस के बारे में बात करूं। जैसे कि 7 अप्रैल 2016 को एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट आई थी, जिसमें इस चीज को लेके, डिमोनेटाइजेशन को लेके बात कही गई थी इनडायरेक्ट वे में कि सरकार आने वाले समय में 500 और 1,000 रुपए के नोटों को अमान्य कर देगी आने वाले समय में। एक रिपोर्ट आई थी एसबीआई की, और लोगों ने इस चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद करीब जून की बात है, जब सारी तैयारी हो गई थी और 20 अगस्त को उर्जित पटेल को आरबीआई का गवर्नर बना दिया था। तो 20 अगस्त को उर्जित पटेल को आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया था। फिर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और नए नोटों की छपाई के लिए उनके सिग्नेचर लेके उनको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया था। तो करीब जून की बात है जब ये पूरी की पूरी तैयारी हो गई थी। और अगर मैं बात करूं मोदी जी के बारे में, तो मोदी जी ने भी इस बात को 26 जून 2016 में मन की बात में ये बात अपनी तरफ से कही थी उन्होंने, कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं जिनके पास भी ब्लैक मनी है, वो 30 सितंबर तक अपनी ब्लैक मनी को क्लेम करें, मतलब डिक्लेयर कर दें जो भी है, और उनके खिलाफ किसी भी तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बात उन्होंने अपनी मन की बात में कही थी 26 जून को, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरा डिक्लेरेशन किया था पहले से कि, तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे थे। अगर आप पुराने एविडेंस या पुराने कुछ फैक्ट्स या मीडिया आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरीके से मोदी जी ने या सरकार ने ब्लैक मनी को कितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था। तो ब्लैक मनी के लिए मोदी जी ने भी मन की बात में कहा गया था, जून में इंटीमेशन दिया गया था, और लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। जिन्होंने ध्यान दिया होगा उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई होगी। उसके अलावा बैंक इशूड बट स्टिल देयर वाज अ सिग्नल, बिकॉज एक बहुत बड़ी चीज हुई थी इसके बाद भी। सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीआई का एक सर्कुलर आया था मीडिया सोर्स की तरफ से 2 नवंबर को, जिसमें 100 रुपए के नोट्स को इशू किया गया था। ये दरअसल बात है, जैसे 8 नवंबर को आपका जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और करीब अक्टूबर की बात है, अक्टूबर के महीने में, क्योंकि ये लाइव एग्जांपल मेरे साथ भी हुआ था कि बैंक जो है ना 100 रुपए के नोट इशू करने लग गया था। अगर आप एटीएम जाएंगे, बैंक जाएंगे, कहीं से भी आप पैसे निकाल रहे थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के नोट ही इशू होते जा रहे थे, क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर आ चुका था कि 500 और 1,000 के नोट अब इशू नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 1,000 रुपए के नोटों को अब इशू करना है। और उससे पहले आपको याद होगा 500 के 2005 के जो पुराने नोट थे उनको भी बंद कर दिया गया था। तो नोटों को लेके जो पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा था ना, प्लानिंग दिख रही थी और समझ में आ रही थी, पर लोगों ने इस पर गौर नहीं किया था। तो 100 रुपए के नोट मिल रहे थे, क्योंकि इवन ये मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, क्योंकि मैं भी कुछ पैसे निकालने गया था बैंक में, मेरे को अच्छे से याद है। तो 100 रुपए के नोट वहां से बैंक से मेरे को मिले थे। मतलब मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि 500 के 1,000 के मिलेंगे, लेकिन बैंक वालों ने 100 रुपए के नोट दे दिए थे। मैंने बोला भी था, बट बैंक वाले नहीं माने थे कि सर 100 रुपए के ही नोट देंगे, हमारे पास यही नोट अवेलेबल है। तो सिनेरियो तो पूरा दिख रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला था।
लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कि ये हमारे इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था? डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ, फिर उसके क्या इंपैक्ट आए और क्या मेरिट रहे और क्या डिमेरिट रहे, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा कि ये देश की हमारी पहली डिमोनेटाइजेशन थी। अगर इसको हम थोड़ा आज़ादी के टाइम पे जाएं तो हमारे देश की जो पहली डिमोनेटाइजेशन थी ना, वो 1946 में देखी गई थी, जब आज़ाद होने से एक साल पहले ब्रिटिशर्स ने इसको किया था। और सेकेंड टाइम डिमोनेटाइजेशन जो हुई थी वो हमारे देश में 16 जनवरी 1978, यानी कि जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी उस दौरान डिमोनेटाइजेशन को डिक्लेयर किया गया था 16 जनवरी को। और अगले दिन जो था ना पब्लिक हॉलीडे था, तो इसलिए बैंक को समय मिल गया था नोटों की छपाई के लिए और बाकी तैयारी करने के लिए। मतलब प्रिंटिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया था। और उस टाइम में भी काफी अच्छी खासी कतार देखने को मिली थी एसबीआई और आरबीआई बैंक्स के बाहर। उस दौरान भी ये सारी सिचुएशंस हुई थी। लेकिन उस टाइम की मोनेटाइजेशन और आज की डिमोनेटाइजेशन में फर्क पता है क्या था? सबसे बड़ा फर्क यही था कि उस टाइम में जो पैसे थे, यानी कि जो 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे उनको बैन किया गया था, और अब जो थे वो थे 500 और 1000 के नोटों को बैन किया गया था। लेकिन दोनों में सबसे और बड़ा मेजर फर्क ये था कि जो उस जमाने के जो डिमोनेटाइज जो यानी कि नोट बंद किए गए थे, उनकी इकोनॉमी में क्वांटिटी सिर्फ 20% थी, और आज के जमाने के जो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे उनकी क्वांटिटी इकोनॉमी में 85% थी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में धक्का लगना था, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा क्रंच आना था, लोग परेशान होने थे, क्योंकि उतनी परेशान आप देख सकते हो ना कि जिन नोटों को बंद किया उनकी सिर्फ उस जमाने में मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम में सिर्फ 20% थी वो नोटों की इकोनॉमी में, और यहाँ पे 85%। तो आप सोच सकते हैं कि ये समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 1 लाख रुपए कैश रखा है और 90 लाख रुपए 95,000 रुपए जो है 90,000 रुपए वो यूजलेस हैं, तो आप खुद सोचिए कि घर में कितना ज्यादा भौचाल आते हुए दिखेगा। या आप इसको इस तरीके से समझिए, आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और आपको सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए मिल रही है, तो सोचिए आपका सिनेरियो क्या होगा और आप किस तरीके से घबराएंगे। तो वैसा ही कुछ हड़कंप मचा इस डिमोनेटाइजेशन के पूरे सफर में, जब 8 नवंबर 2016 को 8 बजे मोदी जी ने ये सारी चीजें डिक्लेयर करी। तो यहाँ तक तो आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गया होगा कि डिमोनेटाइजेशन की जो प्लानिंग थी वो कितने पिछले साल भर से चल रही थी, किस तरीके से लोगों को जोड़ा हुआ था, कितनी मीटिंग्स थी, क्या क्या इसमें एविडेंसेस निकल कर सामने आए, क्या क्या रिपोर्ट्स थी, और किस तरीके से मोदी जी ने कई बार इसका इंटीमेशन देते हुए कहा था और लोगों को वार्निंग भी दी थी। अब डिमोनेटाइजेशन तो देखिए आ गया वो दिन, 8 नवंबर 2016 का दिन था जब ये डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हुआ क्या था, 8 बजे मोदी जी ने मन की बात कही थी, लेकिन 8 बजे से पहले 7 बजे आरबीआई के सारे गवर्नर्स की एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि प्लानिंग तो हो चुकी थी, करेंसी वगैरह का सबका हैंडओवर जो है वो प्रॉपरली सब कुछ सेटअप हो चुका था, क्योंकि अगले दिन से ही नोटों की फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाली थी। अब इसमें हुआ क्या था कि 7 बजे यानी कि 8 नवंबर 2016 को करीब शाम को 7 बजे आरबीआई के सारे गवर्नर्स की मीटिंग होती है। उसके बाद फिर आरबीआई के गवर्नर्स की जब मीटिंग होती है, और वहीं पैरेलली मोदी जी की भी अपने जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, और उनके मिनिस्टर्स के सबके फोन रखवा लिए थे। और मन की बात जब तक ये ब्रॉडकास्ट नहीं की गई तब तक किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरीके से फिर डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट होती है। अब डिमोनेटाइजेशन की जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री में पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका था, तो ये पहली बार तो नहीं होने जा रहा था, लेकिन कई सालों में ऐसा देखने को मिल रहा था। डेकेड्स के बाद आपको डिमोनेटाइजेशन देखने को मिल रहा था एक अगली जनरेशन को। तो चौंका देने वाली बात तो थी ही, क्योंकि शाम का 8 बजे का समय था, कुछ लोग ऑफिस से आ रहे थे, तो कुछ लोग अपना मतलब घर पहुंच चुके थे, कुछ लोगों का खाने का टाइम होता है, और 8 बजे दरअसल ये अचानक से अनाउंसमेंट होती है। पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। डिमोनेटाइजेशन जिस दिन 8 नवंबर 2016 को हुआ और मोदी जी ने जब मन की बात कही, लोग तो पहले अचंभे में ही रह गए, लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, अचानक से ये सिचुएशन क्या हुई। कितने टाइम तक तो लोगों को यही समझ में नहीं आया कि 500 और 1000 के नोट, जिसमें कहा गया कि वो रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो वो लीगल टेंडर समझने में ही लोगों को 1-2 दिन लग गया। तो फिर दरअसल वो नोट जो है रद्द कर दिए गए थे, और वो नोट किसी काम के ही नहीं थे। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े जैसे कह लीजिए जिन लोगों के पास ज्यादा कैश था, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में तो ऐसा कोई खास
फर्क नहीं पड़ा था। बट हाँ कहूंगा कि उन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा फर्क पड़ा था जिनके घर में शादी थी, नवंबर का महीना था, शादियों का सीजन आ चुका था, तो काफी लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट तो आया था ऐसे लोगों की लाइफ में। बाकी आम इंसान की जीवन में उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना बिजनेस क्लास को धक्का लगा था, क्योंकि उन लोगों के पास ही सबसे ज्यादा कैश दबा हुआ था, या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स कह लीजिए जिनके पास करप्शन का पैसा काफी सारा क्वांटिटी में रखा हुआ था। मैं कई लोगों को ऐसा देखा था जो लोग परेशान होते हुए दिखे थे। तो उन सारे लोगों की जीवन में एक बहुत बड़ा हड़कंप देखने को मिला था। 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ, लोग अचानक से बौखला उठे थे कि क्या हुआ, ये अचानक से नोटों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ था। और उसके बाद अगले दिन से ही बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हुई। नोटों की जो लिमिट थी वो कम थी, कि वो पहले क्या हुआ था कि 2,000 रुपए के नोट आने शुरू हुए थे, फिर बाद में 500 रुपए के नोट देखने को मिले थे। तो 2,000 रुपए के नोट आने शुरू हुए तो 24,000 रुपए, जहां तक मुझे याद है 24,000 रुपए की सिर्फ लिमिट थी पर डे की एक इंसान की। तो लोग दिन भर लाइनों में लगे रहते थे। सुबह का लगा हुआ आदमी शाम तक नंबर आ रहा है। घर का एक आदमी का रोज यही काम है, बैंक में लाइन में लगे रहना। जब तक उस इंसान का नंबर आए तो नोट खत्म हो जाया करते थे। बैंक के जो लोग थे, कर्मचारी थे, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया था, तो उनके ऊपर भी एक बर्डन आया था। तो ये सारी सिचुएशंस हुई थी। तो जो इसमें मैंने बताया ना कि ये सब चीजें हुई, उसके बाद अब सब लोगों ने फेस करा। जैसे शादियों के बारे में मैंने आपको बताया, बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी। और एक बहुत अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखने को मिला कि पेट्रोल पंप लोग वाले जो लोग थे वो इस कैश को एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि पेट्रोल पंप के लोगों को तो क्या था कि उनको जमा करना था। तो वो अपना कैश, क्योंकि सारा पेट्रोल पंप का जो बिजनेस है वो कैश पे ज्यादा चलता था, तो पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। और इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊंगा, जो एक बहुत अच्छी चीज इसमें हुई थी, वो हुई थी गोल्ड की। रात को 8 बजे करीब अनाउंसमेंट हुई थी, 9 बजे से गोल्ड बिकना शुरू हो गया था, ब्लैक में गोल्ड बिकना शुरू हो गया था। मतलब मान के चलिए पुराने नोटों पे, अगर उस दौरान मेरे को बहुत अच्छे से याद है, गोल्ड का जो दाम था वो करीब 30,000 रुपए तोला के हिसाब से था। यानी 10 ग्राम सोना आपको करीब 30,000 रुपए का मिलेगा। तो 50,000 60,000 का गोल्ड बिकने लग गया था पुराने नोटों पे। और इसका ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसका हवाला दे रहा हूँ कि जो हमारा इंडियन बुलेटिन ज्वेलर्स एसोसिएशन था, उसके जो नेशनल सेक्रेटरी थे सुरेंद्र मेहता, तो IBJA के जो एसोसिएशन थे, यानी इंडियन ज्वेलर्स बुलेटिन एसोसिएशन के जो मेंबर थे ये मेहता, इन्होंने इसका हवाला दिया। उन्होंने बताया कि एक रात में 5,000 करोड़ का सोना बिका था। उस डिमोनेटाइजेशन की रात को करीब 15 टन सोना बिका हुआ था। और उसके अलावा इवन सेंट्रल एक्साइज ऑफ इंटेलिजेंस ने भी ये हवाला दिया कि करीब 4 टन का सोना जो है उस रात बिका था। मतलब इतना सोना उस रात बिका था। और ये बहुत बड़े मेजर सिटीज है, जैसे यूपी, पंजाब और हरियाणा के शहरों में ज्यादा देखने को मिला था। तो मतलब इतना सोना कभी सोचिए आप, अक्षय तृतीया या फिर धनतेरस के दिन बिकता है, और ना तो उस दिन अक्षय तृतीया था ना ही धनतेरस था, और इतना मास लेवल में उस दिन सोना बिका था। मतलब ज्वेलर्स के भी उस रात बहुत मजे आ गए थे। खूब धड़ल्ले से, जो कहते हैं ना, धड़ल्ले से सोना उस रात बिका था। इतना ज्यादा गोल्ड देखने को मिला और बेचने को मिला। करीब रात के 2-3 बजे तक ये पूरा ज्वेलर्स ने ब्लैक में सारा सोना बेचा। तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो होता है ना कि देखिए, दरअसल कोई भी सिचुएशन होती है उसमें लोग अपना फायदा कैसे ढूंढ लेते हैं। तो वो ज्वेलर्स ने ढूंढा अपना फायदा किस तरीके से। उसके अलावा अगर और भी मैं बात करूं तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो मतलब व्यापारी लोग थे, उन्होंने इस तरीके का रूल बना लिया कि अगर कोई चीज को वो बेच रहे हैं 50 रुपए की, पुराने नोट में खरीदोगे तो हम 70 रुपए में बेचेंगे, 80 रुपए में देंगे। इस तरीके की सिचुएशन हुई। लोगों ने मतलब रास्ते भी ढूंढे, काफी सारे लोगों ने। मतलब मेरे को अच्छे से याद है, मेरे यहाँ के इलाके के कुछ काफी सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था कि एक ज्वेलर ने मेरे को ऑफर दिया था 15,000 रुपए का फोन दिलवाने का, कि 15,000 रुपए फोन दिलवा दूंगा और 2 लाख रुपए मैं अपने अकाउंट में डाल लूँ। तो इस तरीके के ऑफर आए थे, हालांकि मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। और मेरे को याद है अच्छे से, ये सारी सिचुएशन बहुत ही मतलब मास लेवल पे, मतलब इतना सिचुएशन खराब हो गई थी कि गोल्ड खरीदने वाले लोग एक रात में राजा बन गए थे। तो गोल्ड में लोगों ने अपने पैसे को कन्वर्ट करा, कोई कहीं जा रहा था। नक्सलाइट्स में इसमें लोगों को कहीं काफी नुकसान हुआ, क्योंकि नक्सलाइट और टेररिज्म के जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे, उनके पास जो पैसा था वो रद्दी हो चुका था। उस पैसे को कहाँ लेके जाते। तो ये सारी सिचुएशन हुई डिमोनेटाइजेशन में। इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिली। तो जैसे मैंने अभी आपको हवाला दिया ना 2 चीजों का, कि इंडियन बुलेटिन ज्वेलर्स एसोसिएशन और डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, इन लोगों ने बताया कि मतलब ये सारा चीजें हुई। 15 टन गोल्ड बिका, उसका आधे से ज्यादा गोल्ड करीब दिल्ली, यूपी और पंजाब जैसे शहरों में देखने को मिला। अब ये तो बात करी मैंने डिमोनेटाइजेशन की, कि मतलब किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हड़कंप मचा, किस तरह से लोग बौखलाए और चीजें खराब हुई। और चीजें सुधरने में टाइम लगा। मतलब करीब मार्च 2017 तक फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर
थी, मतलब सरकार ने तो बोल दिया था कि 2-3 महीने की परेशानी है, उसके बाद चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सही होंगी। फिर चीज़ों को समय ठीक होने में टाइम तो लगा होता है ना, कि चीज़ें तो कोई भी खराब हो जाए। कोरोना भी आया था, लोगों ने फिर भी सर्वाइव किया। तो इसी तरीके की सिचुएशंस थी, लेकिन जिन लोगों के घर में शादियां थी उन लोगों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, काफ़ी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। बैंकों के उस बाहर बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें, तो पैसों की तो दिक्कत हुई थी लोगों के साथ। कैश ट्रांजेक्शन, शादियों में लोग अक्सर शगन में लिफाफे में पैसा दिया करते, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरे परिवार में भी मैंने कई लोगों को देखा था जो इस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी थी। लेकिन ये तो एक सिंपल और आसान सी चीजें जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव मैं अभी बाद में बात करूंगा, डिमोनेटाइजेशन में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला वो था जॉब लॉस का। 8 नवंबर 2016 को जैसे ही डिमोनेटाइजेशन होता है, जैसे ही सारे नोट रद्द कर दिए जाते हैं, हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा था ना, वो पड़ा था जॉब लॉस का। 15 लाख के अराउंड करीब जॉब चली गई थी लोगों की। अगर मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करूं, जॉब लॉस, और सबसे ज्यादा जॉब लॉस देखने को मिला था रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे सबसे ज्यादा कैश का ट्रांजेक्शन होता है, और वही सेक्टर ऐसा था जो सबसे ज्यादा पिटा था, और वहां पे जॉब लॉस देखने को मिला था। इवन और भी काफी सेक्टर्स में सबसे बड़ा सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कैश की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं, या कुछ भी कह लीजिए। इवन ये मैं अपने उस पर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बताया था कि 8 से 12 मार्च के बीच में, सिर्फ सोचिए 8 से 12 मार्च के बीच में लाखों में जॉब लॉस देखने को मिले थे। उसके अलावा अगर अजीम प्रेम जी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2016 से 18 तक 50% जॉब लॉस देखने को मिला था। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी AIMO, यानी कि जिसमें रघुनाथ जो है इसके वो थे, उन्होंने बताया था 13,000 उद्योग बिजनेस जो थे वो बंद हो गए थे इस डिमोनेटाइजेशन के चलते हुए। 35% जॉब लॉस देखने को मिला था। रोड, कंस्ट्रक्शन, सब बिजनेसेस ठप हो गए थे। उसके अलावा फिक्की सर्वे का एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 3 महीने तक कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया था, 70% तक। उसके अलावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमिक एक CMI की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था 15% जॉब लॉस। यानी कि अगर सोचिए आप 15 लाख जॉब लॉस, तो सीधा अगर आप एक मोटा माटी मान के चलिए, एक इंसान पे 4 लोग डिपेंडेंट है। एक परिवार है उसमें 3 लोग उस पर डिपेंडेंट है, आदमी, मियाँ, बीवी, बच्चे, तो अगर 4 लोग भी लेके चले तो करीब सीधा 60 लोगों को नुकसान हुआ था। तो इस जॉब लॉस से, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग थे जो सीधा डेली वेजेस के बेसिस पे काम करने वाले लोग थे, नॉर्मल सैलरीड लोग भी थे, कितनों की EMI चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनकी जॉब लॉस एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट देखने को मिला डिमोनेटाइजेशन के बाद। ये डिमोनेटाइजेशन में हुआ मल्टीपल सेक्टर्स में, और सबसे बड़ी बात कहूँ ना, सबसे बड़ी बात यह है कि शहरों में सबसे ज्यादा जॉब लॉस देखने को मिला गांव के मुकाबले। यानी कि जो अर्बन सेक्टर था उसमें जॉब लॉस ज्यादा देखने को मिला रूरल सेक्टर के मुकाबले। इस तरीके का एक गैप, एक वो सारी चीजें देखने को मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो आता है उसने, BBCI, फिक्की, इन सारी रिपोर्ट्स में आया कि किस तरीके से सिचुएशन सुधर नहीं रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अखबार में डाला था कि इकोनॉमी विल नॉट गोइंग वेल, और बाकी उसके अलावा क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे, वो पूरे डूब गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काफी सारे ठप हो गए थे डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिले थे। लोगों ने सुसाइड किए, काफी सारे लोग परेशान हुए, नौकरियां नहीं थी क्योंकि जॉब लॉस था। और उसके बाद और नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया करीब देश में आज से सबसे ज्यादा 45% के अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला हमारे पूरे इंडिया में। तो इस तरीके की सिचुएशंस हुई डिमोनेटाइजेशन में, जो लोगों ने फेस करी, जॉब लॉस हुए। और ये सारी रिपोर्ट्स जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी रिपोर्ट्स आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। BCCI हुआ, फिक्की हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, उसके अलावा ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हुआ, CMI हुआ, BBC की रिपोर्ट हुई। ये सारी रिपोर्ट्स में इन जॉब लॉसेस के बारे में बताया गया, और ये थे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब मैं बात करूंगा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो आप लोगों ने जाना अभी तक क्या डिमोनेटाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे, किस तरीके से जॉब लॉस देखने को मिली, किस तरीके से लोगों की हालतें खराब हुई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस बंद हुए, उद्योग जो व्यापार था वो किस तरीके से डाउन होता हुआ दिखा। और स्पेशली जो कहूँ तो इसमें मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में एक आता है हमारा आयरन इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। ये तो चलिए बात थी जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। अब ऐसा नहीं होता है कि सरकार की अगर कोई पॉलिसीज आती हैं या कोई भी चीज़ आती है तो उसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होता है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज जो होती है वो हमेशा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखती हैं। अब अगर इसके मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ, और सबसे मेजर और सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिला है इसमें, वो हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स।
डिजिटल ट्रांजैक्शंस आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग नोटबंदी के समय में अगर आप लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, पेटीएम और यूपीआई जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता है आज के ज़माने में, हम लोग जो पेटीएम, गूगल पे, ये सारी जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, इसका एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिला, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। कैसे, चलिए समझाता हूँ। तो दरअसल हुआ क्या था, बात है 2016 की, जब ये हमारा नोटबंदी हुई थी। करीब 2016 से 17 के सफर में जियो लॉन्च हो गया था, और जियो के लॉन्च होने के बाद जो इंटरनेट की जो कंजप्शन थी वो लोगों के अंदर मतलब बढ़ गई थी। मतलब जियो का जो इंटरनेट प्लान था वो बहुत ही सस्ता हो गया था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा 2016 से 2017 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन देखने को मिला था, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी प्रमोट हुए थे उसी दौरान। अब ऐसे तो मैं किसी यूट्यूब चैनल को उस तरीके से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एजुकेशन के फील्ड से ही अगर मैं बात करूँ तो मतलब कुछ है मेरे ऐसे जानकार, ऐसे हर कोई तो नहीं जानता होगा, लेकिन जैसे काफ़ी सारे लोग थे जिन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, तो ये जो इंटरनेट का जो ये बूम आया था, जिस तरीके से जियो जो है इंटरनेट जो है वो सस्ता हो गया था, और उसके सस्ता होने की वजह से सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट ये आया था कि लोगों ने यूपीआई करना शुरू करा। क्योंकि जैसे ही डिमोनेटाइजेशन लॉन्च हुआ था, पेटीएम लॉन्च हुआ, मतलब पेटीएम एक ऑल्टरनेट मिला, तो लोगों ने क्या करा कि मतलब देने के लिए पैसे नहीं थे तो डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी कि पेटीएम का करना इस्तेमाल करा। हर जगह लोग पेटीएम करने लग गए। पेटीएम की भरमार इतनी हुई कि फिर उसके बाद जो बारकोड आया, मतलब हर इंसान उसको पेटीएम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लगा। इतना मास लेवल में पेटीएम का यूज हुआ कि पेटीएम ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया उस डिमोनेटाइजेशन के टाइम पीरियड में। तो जो कहते हैं ना कि आज का इंडिया वो डिजिटल इंडिया बन गया। डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो मोदी सरकार थी, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन लेकर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखा। डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरीके से बेनिफिशियल होता है, देखिए थोड़ा सा वो बता देता हूँ। होता क्या है, इकोनॉमी में जो हमारा पैसा घूमता है एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे इंसान तक, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस क्लास है, वो पैसा अपने एम्प्लॉय को देगा। अब हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज है, सबके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, फिर वो अपने बैंक से आगे वाले आदमी को पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें आप एक नोटिस करेंगे कि जो सैलरीड पर्सन होता था वो एटीएम से पैसा निकालता था और घर में खर्च किया करता था। अब वही सैलरीड पर्सन जो है पेटीएम या यूपीआई का इस्तेमाल करके शॉपकीपर से सामान खरीदता है, रिक्शे सर्विस, कोई भी चीज होगी, वो आजकल बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करता है। तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करने से क्या फायदा होता है, देखिए टैक्स स्लैब में आएंगे आप एक तो। दूसरा क्या होता है, कहीं ना कहीं जो आपका पैसा है उसका वेल्थ क्रिएट होता है। अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है तो पैसा जो है वेल्थ क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, जो पैसा जो है वो कैश में ले रहा है, वो बैंक की नज़र में नहीं, सरकार की नज़र में नहीं, एक तो ब्लैक मनी में चला जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब वो पैसा क्या कहते हैं बैंक में नहीं जाएगा तो वो वेल्थ कैसे क्रिएट करेगा। पैसा जो वेल्थ क्रिएट करता है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर जो होते हैं, यही पैसे को वेल्थ को क्रिएट करते हैं। अगर हम लोग अपने पैसे को बैंक में डालेंगे और कोई अच्छे उस इंटरेस्ट में लगाएंगे, अगर सेविंग अकाउंट की भी बात करो तो उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है सालाना, अगर आप उसको ना छेड़े तो 4% के अराउंड होता है। एफडी की बात करो तो 7 से 8% होता है। उसके अलावा बैंक भी फिर री इन्वेस्ट करता है आगे। तो पैसे का एक क्रंच देखने को मिलता है कि मतलब पैसा किस तरीके से वेल्थ क्रिएट करता है। तो अगर मैं बात करूं यूपीआई की, तो यूपीआई लॉन्च होता है, उसी के चलते डिजिटल पेमेंट फिर बढ़ती है बहुत ज्यादा। डिजिटल पेमेंट बढ़ती है तो क्या होता है, जो स्मॉल ट्रांजेक्शन थी वो भी यूपीआई के थ्रू होने लगी। जैसे मैं बात करूं रिक्शे वाला, ठेली वाला, सब्जी वाला और ऑटो वाला, बस वाला, कैब वाला, हर कोई इंसान जो है यूपीआई का इस्तेमाल करने लग गया। आज के जमाने में हर इंसान ने अपना बारकोड स्कैन बना रखा है। हर शॉपकीपर, आप किसी के ऊपर भी चले जाइए, आप एक नॉर्मल सिगरेट वाले की दुकान पे चले जाइए, चाय वाले की दुकान पे चले जाइए, किसी रिक्शे वाले के पास चले जाइए, किसी शॉपकीपर के पास चले जाइए, रेडी वाले के पास चले जाइए, हर आदमी के पास आपको बारकोड मिलेगा। और लोग 10 रुपए की पेमेंट, 5 रुपए की पेमेंट करने के लिए भी आजकल यूपीआई का इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो वो देखने में छोटा लग रहा है कि कोई बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिकल लेवल में आप देखिए वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन लोग कर रहे हैं। उसके अलावा बात करूं ऑटो वाला, रिक्शे वाला, जो मैंने अभी बताया, और इसी यूपीआई के चलते हुए अक्टूबर 2021 में इंडिया ने $800 अरब का फायदा हुआ। इतने ज्यादा पैसा आने से अकाउंट में क्या है, टैक्स स्लैब बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिले। तो ये तो हुआ कि कार्ड यूजर्स, और इसी के चलते हुए कार्ड यूजर, मतलब जो पहले क्या था कि पहले लोग ज्यादातर कार्ड यूज किया करते थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ही पेमेंट करनी है तो कार्ड का इस्तेमाल किया करते थे। तो कार्ड यूजर्स ने भी यूपीआई पे ट्रांसफर कर गए। अब सोचिए आप
5,000 की या 2,000 आपने किसी होटल में खाना खाया, आप 3,000 की पेमेंट करनी है, तो 3,000 आप कार्ड की जगह आप सीधे यूपीआई से कर देंगे, फोन निकाला फटफट आपने बारकोड डाला और कर दी पेमेंट। तो इस तरीके से जो कार्ड यूजर्स थे वो भी यूपीआई में ट्रांसफर हो गए। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। सबसे बड़ा जो मेजर जो इसमें बेनिफिट देखने को मिला वो था डिजिटल ट्रांजैक्शंस का, यानी कि डिमोनेटाइजेशन होने के बाद किस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई, किस तरीके से बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अब सोचिए ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को सीधा बार कोड से पेटीएम में पॉकेट मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, कैब से जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है तो हर जगह पेटीएम कर रहा है। वो अगर वो चाय पी रहा है किसी दुकान पे, कोई बच्चा खड़ा होकर तो वो पेटीएम कर रहा है, कोई बच्चा पनवाड़ी की दुकान पे खड़ा है तो वहां भी वो पेटीएम कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली। मतलब छोटे स्तर पे बात करूं, बड़े स्तर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्तर की मतलब कि छोटी जनता जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन ही रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। आप सोचिए ना, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप एक रिक्शा पकड़ रहे हैं, फिर आप मेट्रो ले रहे हैं या आप बस ले रहे हैं, उसके बाद आप किसी दुकान से कुछ खा पी रहे हैं, तो कितनी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं आप, 20-20, 25-25 रुपए की, और ऐसे करोड़ों लोग रोज ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो उस ट्रांजैक्शंस का सोचिए आप, सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में कर लें कि अगर एक इंसान ऑन एन एवरेज अपने घर से जाने में किराया भाड़ा और खाने पीने में 100 रुपए खर्च करता है, तो 100 रुपए अगर वो बंदा खर्च कर रहा है एक आदमी, तो आप सोच के देखिए ऐसे करोड़ों लोग हैं। करीब मान लीजिए 100 करोड़ की जनता है, तो 100 करोड़ की जनता में से अगर आप मान लीजिए 50 करोड़ लोग भी ऐसी जनता है, तो आप सोच के देखिए कितने का फायदा हो रहा है। ये 5,000 करोड़ का सीधा सीधा फायदा दिखना है, आप इस ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। तो इस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शंस में कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिर उसके बाद कोविड भी आया था, तो कोविड में भी लोग एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से तो यूपीआई और ज्यादा प्रमोट हुआ। तो यूपीआई एक बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी पॉजिटिव कह लीजिए आप फायदा देखने को मिला। किसके बाद? डिमोनेटाइजेशन के बाद। उसके बाद अगले कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा। तो आज का इंडिया डिजिटल इंडिया बना। क्रेडिट कार्ड की जो वो थी सेल थी वो ज्यादा बढ़ी, यूजर्स बढ़े क्रेडिट कार्ड के। लोगों ने फिर करीब 2015 से 16 की बात है, 2 करोड़ 5 लाख क्रेडिट कार्ड इशू हुए थे। यूपीआई के बाद भी फिर क्रेडिट कार्ड पे भी आए लोग। और प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको पता होगी, जो मोदी जी की आई थी, जिसमें सब लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए थे। करीब 83 करोड़ अकाउंट खोले गए थे, जिसमें हर एक अकाउंट में बैलेंस देखने को मिला। लोगों का पैसा आने लग गया। भाई एक सब्जी वाला हुआ, एक छोटा खुदरा व्यापारी हो गया जो कैश ले रहा था, वो यूपीआई में लेने लग गया पेमेंट्स को, तो उनके बैंक में पैसा आने लग गया। इन्हीं सब के चलते हुए फिर, और अगर जो मेजर इनकी बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है करप्शन। करप्शन में एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला। डिमोनेटाइजेशन आया तो लोगों को ये डर हुआ कि कहीं ना कहीं पैसा रखने सेफ नहीं है, कभी भी दोबारा डिमोनेटाइजेशन आने की संभावना है। तो करप्शन में कहीं ना कहीं एक रोक, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था इकोनॉमी में, तो रिश्वत देने के उसमें बहुत सक्षम नहीं हुआ है। मतलब जब कहते हैं ना, जैसे ट्रांजैक्शन ही सारी डिजिटल हो गई हैं, तो करप्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो करप्शन जो है खत्म हुआ दिखता हुआ मिला। उसके अलावा बात करूं लेस बर्डन ऑन करेंसी। जब डिजिटल करेंसी ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है कि करेंसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी ज्यादा। आप सोच के देखिए ना, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो वो डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है। मेरे अकाउंट में डेबिट आया, आपके अकाउंट में क्रेडिट आया, लेकिन पैसा थोड़ी ना कि बैंक से बैंक जा रहा है, वो तो सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को दिखाने के लिए कर दिया गया। तो क्या हो गया कि करेंसी का बर्डन कम आया, लोगों के हाथ में करेंसी कम आई। करेंसी कम आई तो प्रिंटिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हुई, तो प्रिंटिंग कॉस्ट बच गई। प्रिंटिंग कॉस्ट बचने से क्या होता है कि फिर एटीएम का रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिजिटल आने से किस तरह की चीजों पे इंपैक्ट आया। अगर डिजिटल आया तो डिजिटल के आने से इंपैक्ट आया, पहले तो एटीएम का यूज कम हुआ, प्रिंटिंग का यूज कम हुआ, और उसके अलावा बर्डन कम आया नोट पे। तो ये 3 चीजें देखने को मिली, यानी कि एटीएम में पैसा कम डाला गया, प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रही नहीं, और उसके अलावा फिर बर्डन भी जो है वो पैसे का कम हो गया। पैसा एक दूसरे के हाथ में ना जाके सीधा डिजिटली चीज़ों को, यानी कि इनविजिबल में वो कन्वर्ट हो गया। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पैसा हाँ है, हमें पता है, लेकिन वो सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड्स में आप चल रहा है। ऑनलाइन ऐसे हार्ड कैश हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच के देखिए ना, अगर एक इंसान को अगर आपको पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप कैश ही लेकर जाएं एक जगह से दूसरी जगह। आप सीधा उसको बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है आप ही की सेफ्टी है, खोने का डर नहीं है, बैंक निकालने लाने का डर नहीं है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ये बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है। उसी के साथ चलते हुए एक चीज और हुई है
पहले टाइम में क्या होता था ना कि पहले बैंक में जाना पड़ता था हर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेकिन जब से यूपीआई, पेटीएम ये सारी चीज़ें आई है तो उसकी कुछ लिमिट्स होती है पर डे की। किसी में 1 लाख होती है, किसी में 50,000 होती है, तो लोग इमीडिएटली अपने बैंक से ही पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। तो बैंकिंग सेक्टर में उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयज़ को, जैसे आरटीजीएस कराते हैं लोग, उसके अलावा एनईएफटी कराते हैं, आईएमपीएस कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई है, तो आप लोग अपने ही फ़ोन से, अपने ही मोबाइल से या अपने लैपटॉप से लोग अब इसको करने लग गए। तो डिजिटल का ये बहुत मेजर इंपैक्ट, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला है सडनली डिमोनेटाइजेशन के बाद से, और किस तरीके से फिर बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा आराम देखने को मिला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिजिटल पेमेंट होने लगी, तो मैंने आपको बताया, तो इन्हीं सब के चलते हुए क्या होता है, टैक्स बढ़ा। 2017 से 2018 में करीब 91 लाख लोग टैक्स स्लैब में आए, तो इतना ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो जिसके चलते आरबीआई डेटा एक है, 33% लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिली, मतलब 33% लोग और बढ़े ऑनलाइन पेमेंट्स में। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा। तो ये सारे फायदे हुए डिमोनेटाइजेशन के बाद। उसके अलावा अगर और इसके बारे में बात करूँ तो टेररिज्म, नक्सलिज्म, उन लोगों को लॉस हुआ, कंप्लीटली तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं टेररिज्म और नक्सलिज्म को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिला। उसके अलावा ऑनलाइन बिजनेसेस लॉन्च हुए और रियल एस्टेट बिजनेस जो था वो बंद हुआ। रियल एस्टेट बिजनेस मतलब बंद नहीं हुआ, उसमें जो स्टैम्प पेपर में लोग पैसा बचाया करते थे, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती थी प्रॉपर्टी की, उस चीज में कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और मेन है ऑनलाइन बिजनेस, और काफी सारे ऑनलाइन बिजनेसेस है, एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजॉन, अब हर एक चीज आज की डेट में ऑनलाइन हो गई। लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरह ज्यादा ट्रांसफर हो गई है, पब्लिक टू पब्लिक डीलिंग में कम विश्वास कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि सारी चीजें फिर वो बैंक टू बैंक चीजें कनेक्ट होती जा रही हैं। तो दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आज बात करी थी, एनालिसिस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें आज बताई। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि मैंने डीमोनेटाइजेशन में किस तरीके से, कहां से शुरुआत करी थी, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स रहे, किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन की प्लानिंग हुई थी, कैसे ये कमेटी बनी थी। तो आपको चीजें तो सारी क्लियर होगी होंगी, विद डेटा के हिसाब से मैंने सारी चीजें बताई थी। दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, कई बार इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आने वाले टाइम में भी आने की संभावना है। इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी करंट सरकार का एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन था जो हिस्ट्री में आने वाले समय तक पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो या आपको ऐसा लगा हो जो चीज़ इसमें मिसिंग है, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरी कोई बुक परचेज नहीं करी है यूपीएससी की, तो आप मेरे लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स अवेलेबल है, आप यूपीएससी की बुक वहाँ से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और यही था मेरा आज का टॉपिक, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।